औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स और मैं हूँ आपका मुअल्लिम प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जिससे आप स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और इल्म की दुआ है अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, एह मेरे परवरदिगार, एह मेरे रब, हमें इल्म अता कर। इल्म कैसा? इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन, ऐसा इल्म जो वसी हो, जो नफ़े वाला हो और गहराई वाला इल्म हमें अता कर, आमीन। आज का लेक्चर मेजर ऑफ लोकेशन एंड सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, जो ऑलरेडी हमारा लेक्चर्स चल रहे हैं उसी में से है, और इसमें हमारा टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन। आज हमारा ज्योमेट्रिक मीन का तकरीबन दूसरा या तीसरा लेक्चर है। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन हमने एक लेक्चर में पढ़ी थी, उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन को हमने पढ़ा कि ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं एंड बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डेफिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों मेथड्स को सीखने के बाद हमने ज्योमेट्रिक मीन का कंपैरिजन अर्थमेटिक मीन के साथ किया। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इनका कंपैरिजन किया कि किन वैल्यूज़ का बेटर है ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करना और किन वैल्यूज़ का बेटर है अर्थमेटिक मीन सॉल्व करना। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस में तमाम वैल्यूज़ एक ही टाइप की हों, एक ही तरह की हों, यानी कि इक्वली हों, क्लोज्ड हों, तो हम वहाँ पे अर्थमेटिक मीन सॉल्व करते हैं। और अगर हमारी वैल्यूज़ में कुछ वैल्यूज़ बहुत लार्ज हों, जैसे लास्ट एग्ज़ाम्पल में हमने देखा कि हमारी 70 और 80s में वैल्यूज़ चल रही थी, 40 और 30s में वैल्यूज़ चलते चलते अचानक एक दो वैल्यूज़ बहुत कम हो गई, यानी कि 8 या 10 हो गई थी, और दो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जैसे 250 और 500। जब हमारे पास वैल्यूज़ डिस्टर्ब हो जाएं और वो एक तरह की वैल्यूज़ ना रहें, आपस में बहुत क्लोज ना हो, उनके डिफरेंस बहुत लार्ज हो जाए, तो हम अर्थमेटिक मीन के बजाय ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि ऐसा डेटा जिसमें कुछ वैल्यूज़ बहुत स्मॉल थी और कुछ वैल्यूज़ बहुत लार्ज थी, तो हमने उसका अर्थमेटिक मीन मालूम किया और अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू थी वो देखी और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू को देखा, दोनों को कंपेयर किया, तो ज्योमेट्रिक मीन इज़ बेटर देन अर्थमेटिक मीन। आज हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के कुछ और न्यूमेरिकल्स और आज के लेक्चर में सीखेंगे, और हमारा जो ऑलरेडी चल रहा है वो है 3.18 का ए पार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.18 का बी पार्ट। ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन है, हम फर्स्ट टाइम सीखने जा रहे हैं। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आप कहेंगे ये कैसे बात हुई कि मैंने ये कह दिया कि हम इसको पहली मर्तबा सीखने जा रहे हैं। तो असल में हमने अभी तक ज्योमेट्रिक मीन से जितने भी न्यूमेरिकल सीखे वो विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं थे, वो अनग्रुप डाटा का था। अब ये पहली मर्तबा आपके पास हम सीखने जाएंगे ज्योमेट्रिक मीन विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मार्क्स, आपको मार्क्स दे दिए गए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं 10 to 19 ग्रुप में, 22, 29, 32, 39, 42, 49 और 52, 59, ये आपके पास, और साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी में वैल्यूज़ हैं जनाब
5, 25, इसी तरह 40, इसी तरह 20 और यहाँ पे हमारे पास 10। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन को सीखा, लेकिन वो अनग्रुप डेटा के साथ। आज हम सीखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डेटा के साथ। अगर हम देखें तो ग्रुप डेटा में ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है? नंबर 1, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी-लॉग ऑफ सम f log x ओवर सम f। ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। सम f फ्रीक्वेंसी का सम करें जी, 5 + 25 + 40 + 20 एंड +10, ये आपके पास 100 इसका सम आ जाएगा। इसके बाद समीशन f, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें f फ्रीक्वेंसी तो मौजूद है, लेकिन log x कैसे मालूम करें? x मौजूद होगा तो हम उसका log ले लेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास x नहीं है। x मालूम करने के लिए अजीज़ तुलबा व तालबात, आपको मालूम है अगर ग्रुप की शक्ल में हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो तो हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। इसका मतलब है 10 + 19 ओवर 2, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा। दूसरी x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? 20 + 29 डिवाइडिंग बाई 2, 30 + 39 डिवाइडिंग बाई 2, 40 + 49 डिवाइडिंग बाई 2, 50 + 59 डिवाइडिंग बाई 2। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की पहली वैल्यू आपके पास आ गई 14.5, फिर 24.5, फिर 34.5, 44.5 और 54.5। आपके पास ये कॉलम x का मौजूद है। अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने फार्मूले के मुताबिक log x की हर वैल्यू का log लेना है। यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ x, यहाँ पे लिखेंगे log 14.5, यहाँ पे लिखेंगे log 24.5, यहाँ पे लिखेंगे आप log 34.5, फिर यहाँ लिखेंगे log 44.5 और यहाँ पे log 54.5। ये आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी समझ आएंगी। यहाँ पे तो मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वैल्यूज़ लिख दूंगा और आप ये समझें कि ये वैल्यूज़ खुद ब खुद आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपने कैलकुलेटर से लॉग का बटन क्लिक करना है, फिर 14.5 और फिर इज़ इक्वल टू, आपके पास आंसर आएगा 1.161368। बात वही कि आपने पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट तो ज़रूर लिखने हैं। 4 से ज़्यादा लिखेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। इसके बाद लॉग लिखेंगे 24.5 और ये आपके पास आ जाएगा 1.389166। लॉग 34.5 जब आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास जवाब आएगा 1.537819। इसी तरह log 44.5 1.648836 और लास्ट वैल्यू है 54.5। इसका log लेने से आपके पास आंसर आ जाएगा 1.73639 और 7। log x तो आ गया आपके पास। अब आपने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको फ्रीक्वेंसी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कैलकुलेटर के साथ ही करेंगे। log x, फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू है 5 और log x की पहली वैल्यू आपके पास ये है। इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 5.80684 आ जाएगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की दूसरी वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑफ द सेकंड इज 1.389166। इसके साथ जब आप 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 34.729152। इसी तरह तीसरी वैल्यू को 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा 61.512
764 और इसी तरह 20 को इसके साथ 1.64836 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32.9672 और लास्ट वैल्यू 10 को मल्टीप्लाई करने से 17.36394। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि 4 डिजिट से ज़्यादा लिखूं, क्योंकि जब वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डिजिट्स आगे आ जाएंगे। अब हम इनका सम कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से जब आपने जमा किया तो आपके पास जवाब आ गया 152.37992 और ये वैल्यूज़ आप ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में पुट कर दें। ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ लॉग एक्स। एफ लॉग एक्स का सम आपके पास आ गया जनाब 152.37992। साथ डिवाइड करेंगे समीशन एफ पर 100 पर। यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ, जब इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो 1.523799 आ जाएगा और इसका एंटी लॉग लेने से आपके पास आंसर आएगा 33.4040। ये जनाब आपके पास तरीक़ाकार था, मेथड था। कौन सा? ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करना है आपने, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है और ज्योमेट्रिक मीन किस डिस्ट्रीब्यूशन का? जिसमें फ्रीक्वेंसी हो। जब फ्रीक्वेंसी हो, यहाँ पे अगर मार्क्स यानी ग्रुप्स की शक्ल में हो तो सबसे पहले आपने x मालूम करना है, फिर log x, फिर उसको f के साथ मल्टीप्लाई करके आगे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और सॉल्व कर लें। इसके बाद एक बहुत अहम सवाल फिर से, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए हमारे पास, अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ ऐसी हैं जो परसेंटेज में इंक्रीज़ हो रही हों या परसेंटेज में डिक्रीज़ हो रही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सैलरी एक ऐसा वेरिएबल होता है कि पर ईयर इंक्रीमेंट लगता है सैलरी में और वो परसेंटेज में लगता है 1%, 5%, 10%। पहले साल 10% इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल 8% इंक्रीमेंट हो गया, तीसरे साल 15% इंक्रीमेंट। तो परसेंटेज में इंक्रीज़ हो रही है सैलरी। या आप बाइक लेते हैं या कार लेते हैं तो जैसे ही आप कार परचेज़ करते हैं 0 मीटर, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते साथ ही उसकी परसेंटेज में डिक्रीज़, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होती है। एक साल गुजरने के बाद फिर उसकी 3%, 5% उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। जब आपके पास ऑब्जर्वेशंस ऐसी हों कि उसमें आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं परसेंटेज में, तो उसमें फाइंड करने के लिए कहा जाए कि एवरेज को फाइंड करें। तो एवरेज फाइंड करने का जो बेहतरीन मेथड होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। बेसिकली एवरेज हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये पांचों टाइप्स हैं एवरेज की। और आपको एक क्वेश्चन देकर आपसे कहा जाए कि फाइंड अ सूटेबल एवरेज। इस डेटा पे जो सूटेबल एवरेज है उसको, उस एवरेज को फाइंड करें। तो अगर वो वैल्यूज़ ऐसी हों जो इंक्रीज़ कर रही हों या डिक्रीज़ कर रही हों परसेंटेज में, तो वो उस डेटा में हमने कौन सी एवरेज मालूम करनी है? उस डेटा में हमारे लिए जो बेस्ट एवरेज है वो ज्योमेट्रिक मीन है। और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का मेथड है दो, एक है लॉगरिथमिक मेथड और एक है बेसिक मेथड जो रूट्स वाला है। रूट्स वाला मेथड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बहुत कम हो, जैसे 4 वैल्यूज़ हों, 5 वैल्यूज़ हों, 8 वैल्यूज़ हों, 7-8 वैल्यूज़ तक। अगर इससे ज़्यादा हो जाती हैं 10, 15, 20, तो उसके लिए लॉगरिथमिक मेथड हम ज़्यादा बेस्ट है और उसे यूज़ करेंगे। एक बहुत अहम सवाल जो अक्सर पेपर में भी आया करता है और इस तरह का तकरीबन हमारे पास बुक में 1-2 सवाल मौजूद हैं, वो है जी क्वेश्चन नंबर 3.19 और उसका ए पार्ट। एक अच्छा खासा अंग्रेज़ी में लिखा हुआ सवाल है जिसको पढ़ना पड़ता है। हम यहाँ पे लिखते भी हैं, अ मैन, एक आदमी, गेट्स, हासिल करता है, क्या चीज़?
rise of 10% in salary, अपनी सैलरी का 10% उसको इंक्रीमेंट उसको मिला। कब मिला? जब उसने 1 साल कंप्लीट कर दिया। सैलरी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज सर्विस, ऑफ हिज सर्विस। ठीक हो गया? एंड और फिर क्या करता है? फर्दर, और फिर क्या हुआ? इंक्रीज, राइज हुआ ऑफ 20% एंड 25% एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स रिस्पेक्टिवली, अब यहाँ पे सवाल में आपने देखा कि एक आदमी है, उसकी सैलरी में 1 साल गुजरने के बाद 10% इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 25%। तो ये इंक्रीमेंट जा रहा है परसेंटेज के साथ। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ये तो इन्फॉर्मेशन दी है ना, आगे हमारे पास क्वेश्चन ये है, द राइज, जो इंक्रीमेंट हुआ, इन ईच केस बीइंग calculated on his salary at the beginning of the year. To what annual percentage increase in this equivalent हमने देखा इस क्वेश्चन में कि हमारे पास 3 साल हैं। 1 साल जब वो बंदा अपनी सर्विस का कंप्लीट करता है तो उसको 10% इंक्रीमेंट मिला, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 25%। अब यहाँ उसने नहीं कहा कि फाइंड अर्थमेटिक मीन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन या व्हाटएवर, उसने कहा टू व्हाट एनुअल परसेंटेज। एनुअल परसेंटेज क्या होगी? एनुअल परसेंटेज मतलब उसकी एवरेज मालूम करनी है। लेकिन एवरेज कौन सी मालूम करेंगे? जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको बताया कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इंक्रीमेंट कर रहे हो परसेंटेज में या डिक्रीज कर रहे हो परसेंटेज में, तो उसके लिए सूटेबल एवरेज फॉर ज्योमेट्रिक मीन। अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं तीनों मेथड सिखा दूं, शायद कोई एक मेथड आपको समझ आ जाए। ठीक है जी। एक जो सबसे आसान मेथड है वो पहले करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे टफ या फिर थोड़ा सा उससे टफ, इस तरीके से तरतीब से। सबसे आसान मेथड अगर आप सीख लेते हैं वो ये है जनाब, आपके पास पहले साल कंप्लीट करने के बाद 10% इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल में 20% इंक्रीमेंट हुआ और तीसरे साल में 25% इंक्रीमेंट हुआ। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर, ये हमारे पास सेकंड ईयर और ये हमारे पास थर्ड ईयर। अब ये परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो सैलरी है वो 100, ये एक स्टैंडर्ड होती है कि 100 रुपीज़ सपोज कर लेते हैं कि हमारी सैलरी है। 1 साल जब कंप्लीट हो गया और उसके बाद हमारी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ,
तो 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो अब हमारी सैलरी कितनी हो गई? 1 साल के बाद हमारी सैलरी हो गई 110, 110 रुपये, क्योंकि 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। तो अगर मेरी सैलरी 100 रुपया थी, 10% इंक्रीज हुई, मतलब 100 का 10% 10 ही होता है, तो 110 बन गई ये पहले साल के बाद। दूसरे साल में हमारी ये सैलरी बन गई। इसके साथ हम देखते हैं कि अब हमारी सैलरी 110 है, लेकिन जब हम 20% इंक्रीमेंट करेंगे तो फिर हमने स्टैंडर्ड साइज ही रखना है कि हमारी सैलरी 100 ही है, और उसका 20% उसमें ऐड करने से वो आपके पास 120 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 125 हो गया। ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये आपके पास असल ऑब्जर्वेशंस आ गई, x कहलाएगा। अब x वैल्यूज़ आपके पास मिल गई परसेंटेज की मदद से। अब इससे आगे आपने सॉल्व करना है क्या? अगर आपने अर्थमेटिक मीन सॉल्व करना है तो तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करें, लेकिन हम इसमें अर्थमेटिक मीन नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो परसेंटेज में ऑब्जर्वेशंस हों उसके लिए सूटेबल एवरेज फॉर ज्योमेट्रिक मीन, उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन सूट करती है। अब ज्योमेट्रिक मीन अगर x आपके पास हो तो 2 मेथड्स हैं, और उन दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, और कैसे करें? कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ के लिए तो हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट, पहली वैल्यू है 110, दूसरी वैल्यू है 120 और तीसरी वैल्यू है 125। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका क्यूब रूट ले लेते हैं। इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया 110, 120 और 125, तो इनका आंसर आपके पास आ गया 16500 और 00, और इसका क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1650000, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखकर इसकी पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। ये सारा काम आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा 118.1665। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ज्योमेट्रिक मीन का दूसरा मेथड क्या था जनाब? वो बच्चों को अब मालूम होगा, लॉग ऑफ x की हर वैल्यू का लॉग ले लें। x की हर वैल्यू 110 का लॉग लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2.041393। लॉग ऑफ 120 लेते हैं तो 2.07918। लॉग ऑफ 125 ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा जनाब 2.0969। इन सब का सम कर लें। इन सब का सम करने से हमारे पास आंसर आएगा 6.217484। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का दूसरा मेथड वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन log x ओवर n। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 6.217484 डिवाइडिंग बाय 3 पे डिवाइड कर देते हैं। एंटी लॉग, इसको जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.07249, और इसका एंटी लॉग लेने से ज्योमेट्रिक मीन दोबारा से 118.166 आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों मेथड्स में से जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे वो आप मालूम करें बाय यूजिंग लॉगरिथमिक मेथड या बाय यूजिंग बेसिक मेथड। क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है? हमारे पास ऑब्जर्वेशन सिर्फ 3 हैं। 3 ऑब्जर्वेशंस के साथ हम इस मेथड से भी सॉल्व करें या इस मेथड से, दोनों से आंसर तो सेम आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने एवरेज निकालनी थी परसेंटेज में। तो परसेंटेज में एवरेज निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं 10
एवरेज इंक्रीज पर ईयर इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं 118.1665 माइनस कर दें इसमें से 100, क्योंकि आपके पास 10% तो 110, 100 ऐड किया था, 20% तो 100 ऐड किया तो 120, 125। अब यहाँ पे 100 को माइनस करेंगे, जब आपने यहाँ पे 100 को माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 11 पॉइंट आएगा, या 100 माइनस होने से 18.1665 आ जाएगा। और इसको जब आप परसेंटेज में लेके आएंगे, ये आपके पास परसेंटेज में, जब आपने यहाँ पे 10% था तो उसमें 100 ऐड कर लिया तो ये आ गया। जब इसमें से आप 110 में से क्या करेंगे, 100 माइनस करते हैं, यहाँ 110 था तो यहाँ से आपने 100 को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 10। तो 10 के साथ हमें परसेंट लिखना हुआ, 10%। इसी तरह वहाँ पे 118.1665 में से जब आप 100 माइनस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 18.5। ये तो इसके दो मेथड थे और ये दोनों मेथड बहुत आसान हैं। चाहे आप ज्योमेट्रिक मीन इस मेथड से सॉल्व करें, ये जवाब आए, एंड पे आपने क्या करना है, 100 माइनस कर देना है। और अगर इसके अलावा इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसके बाद भी हमें ये काम करना पड़ेगा। ये थे हमारे दो मेथड, और इसके बाद हम इसका तीसरा मेथड जो कि इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, हम उसको इसी क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं और उससे भी हमारा आंसर यही आएगा। अगर आप अपनी किताब की एग्जाम्पल्स को पढ़ें तो वहाँ पे ये तीनों मेथड्स आपको मिलेंगे। मैं इसलिए तीनों मेथड आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं एक नए मेथड के लिए। हमारे पास फर्स्ट ईयर, एक साल, जो पहला साल कंप्लीट किया उसके बाद 10% इंक्रीमेंट हुआ, सेकंड टाइम हमारे पास 20% इंक्रीज़ हुआ और थर्ड ईयर वो 25% इंक्रीज़ हो गया। सॉल्व करने से पहले हम कुछ वैल्यूज़, कुछ हम पॉइंट्स सपोज करते हैं। ये हमारा तीसरा मेथड और बहुत एक्यूरेट मेथड है और कॉन्सेप्चुअल मेथड यही है। हम कहते हैं सपोज द कैपिटल, हमने सपोज कर लिया जो कैपिटल है उसको पी नोट कहते हैं, इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम उसे आर कहते हैं। हमने सपोज किया कि कैपिटल हमारे पास पी नॉट है और जो इन्वेस्टेड वैल्यू है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे हम आर कह लेते हैं। और आफ्टर n years the capital will be Pn, यानी कि 3 साल बाद, 4 साल बाद जो हमारा कैपिटल होगा वो उसे हम Pn से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, Pn इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर n। अब हम इस फार्मूले से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं इस सवाल में हमारा जो कैपिटल है P नॉट, यानी कि जो शुरू की वैल्यू है वो क्या है, वो है जनाब 100। आपकी सैलरी स्टार्ट हुई और वो आपके पास 100 बनी। P1
1 साल गुजरने के बाद क्या हुआ, आपकी सैलरी थी 100 और उसमें हमने क्या किया, 10% इंक्रीज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 110/100। 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब ये होगा कि 110/100 इट्स 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 110। 1 साल के बाद जब 10% हमारी इंक्रीमेंट हो गई तो अब हमारे दूसरे साल में, जो हमारे पास पहला साल कंप्लीट होने के बाद ये दूसरा साल है, तो दूसरे साल में हमारी जो सैलरी होगी वो 110 होगी। अब हम बात करते हैं P2। ये बेसिकली हमारा सर्विस में तीसरा साल होगा, लेकिन इंक्रीमेंट क्योंकि दूसरी मर्तबा लगी है इसलिए हम P2 कहेंगे। ये हमारे पास क्या होगी, 110। अब हमारे पास इससे पिछले साल में जो हमारे पास सैलरी चल रही थी वो 110 थी और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने परसेंट, 20%, तो वो 120/100। तो जब आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आपके पास जो आंसर आया वो 11 × 12, वो आपके पास आ जाएगा 132। इसी तरह P3, अब यहाँ पे 132 मल्टीप्लाई बाय हमारा इंक्रीमेंट 20%, मतलब 125/100 और ये आपके पास आ गया 165। ये आपके पास एक सीरीज़ बन गई। सीरीज़ में हम लिखेंगे पहला साल जो आपने कंप्लीट किया, आपकी सैलरी 100 थी, फिर 110 हो गई, फिर 132 हो गई और फिर 165 एंड सो ऑन। ये इंक्रीमेंट चल रहे हैं आपके पास। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 साल है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा साल है और यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा साल है, तो अब आपने क्या करना है कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर n = 3 लिख लेना है। P0 सब बच्चों को पता है, P0 क्या है जनाब, वो है आपके पास पहली वैल्यू 100 और इसी तरह Pn का मतलब है तीसरे साल शुरू होने वाली वैल्यू, वो है 165। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इस फार्मूले में पुट करें और पुट करने के बाद R की वैल्यू आ जाएगी और वो आपके पास आंसर होगा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 165 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 + R इंटू 3। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देते हैं। 165/100 इज इक्वल टू 1 + R⁻³ 3। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 1.65 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 + R⁻³ अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेकिंग क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे लेते हैं, 1.65 की पावर क्या हो जाएगी 1/3, 1 + R की पावर पहले 3 थी, अब 1/3, ये 3 से कैंसिल, 1 + R इज इक्वल टू 1.65 का क्यूब रूट लेने से 1.18166 आ जाएगा। ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है तो R इज इक्वल टू 1.18166 और साथ -1, R इज इक्वल टू 18 जब आपने इसे 1 में से माइनस करना है तो 0.18166 आ जाएगा। और अगर इसको परसेंटेज में लिखना हो तो इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18.166। तो ये हमारे पास इसका रेट आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर है। वहाँ पे 100 से माइनस करना है, यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्ट आ जाएगी। ये था आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट, और इसको हमने सीखा तकरीबन 3 मेथड से। पहले 2 मेथड आपको आते थे, लॉगरिथमिक मेथड और
बेसिक डेफिनेशन से जो हमने सॉल्व किया। एक नया तरीका, एक नया मेथड, इसको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करें सीखने की, समझने की। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के आए तो आप इस मेथड से करें, शॉर्ट आए तो आप वो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ में भी ये सवाल आ सकता है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट 3 वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/3 लें और आपके पास एमसीक्यूज़ के आंसर में आपको हेल्प आउट हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन अभी हमारा मज़ीद आगे चलेगा। ज्योमेट्रिक मीन को हमने कंपैरिजन अर्थमेटिक मीन से और इसी तरह हमारे बड़े क्वेश्चंस हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपके साथ सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हुए आखिरी अल्फाज वही कि जब तक आप इन सवालों को लिखेंगे नहीं, ख़ुद से सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ये कोई फ़ायदा नहीं देंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब तक आप अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस हो जाए तो माइनस ओवर कॉन्फिडेंस, अभी हमने अंडरस्टैंडिंग की होती है, प्रैक्टिस नहीं की होती। और हमारे तलबा और तालबात में ओवर कॉन्फिडेंस पहले से होता है। प्रैक्टिस से पहले ओवर कॉन्फिडेंस कैसे ले आते हैं? मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। तो अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस को अपने अंदर से माइनस करें और साथ इन सारे फार्मूले को मल्टीप्लाई करें ओबीडियंस के साथ, इताअत फरमाबरदारी के साथ। 4 हस्तियों की इताअत, अल्लाह की, अल्लाह के प्यारे रसूल की, अपने वालिदैन की, अपने उस्तादज़ा की। जब आप इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सआदत वाली बनेगी। और जब आपकी ज़िंदगी सआदत वाली बन गई और 4 हस्तियों की इताअत फरमाबरदारी की तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में सलामत रखे, किसी हर तरह की परेशानी से दूर रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।